नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम भाषा के कौशलों के अंतर्गत एक नया वाला पॉइंट जिसका नाम है वो हमारे पास यहाँ पर पठन कौशल, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पठन कौशल से रिलेटेड संबंधित बातें कौन कौन सी हो सकती है या अपने को प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं। इन बिंदुओं पर हमको डिस्कस करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भाषा के कौशलों की, जिसमें दो चीज़ें हैं जो भगवान से हमको गॉड गिफ्टेड के रूप में मिली है, जिसमें एक टाइटल आपके पास यहाँ पर सुनना और दूसरा जो है वो बोलना। इसके बारे में हम यहाँ पर समय के सापेक्ष में चर्चा जो है कर चुके हैं। अब ये टाइटल हमारे पास ऐसा है जिसके लिए हमने यहाँ पर विद्यालयों का निर्माण किया। ये टाइटल हमारे पास ऐसा है जिसके लिए हमने यहाँ पर गुरुकुलों का निर्माण किया। ये टाइटल ऐसा है जहाँ पर कहीं न कहीं जीवन के पड़ाव में अध्यापक या शिक्षक की ज़रूरत या आवश्यकता महसूस होती भी दिखाई देती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जैसे अगर हमको विचारों को ग्रहण करना है तो एक तो आपने सुनने का काम कर लिया जो आपको गॉड गिफ्टेड के रूप में मिला। दूसरा कि यदि अगर आप यहाँ पर सुनने वाला कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं है तो क्या आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, क्या आप पठन कर सकते हो, क्या हम यहाँ पर वाचन कर सकते हैं। तो ये पठन करना, वाचन करना, ये पढ़ना आदि प्रकार की बातें भी जो हमारे लिए यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं पठन कौशल के अंतर्गत जाती हुई दिखाई देती है। और हम अपने को यदि यहाँ पर विचारों से युक्त करना चाहते हैं या विचारों ग्रहण करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं महसूस होती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले जब अगर हम इसमें जनरल देखें तो उसने कहा कि लिखित रूप में हमारे पास कोई भी अंश हो, कोई भी विचार हो, कोई भी बात हो और उसको मन में या बोलकर या पढ़कर उसका जब भाव ग्रहण करने की बात आती हुई दिखाई देती है तो उसको जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास यहाँ पर पठन या पढ़ना या वाचन कौशल के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। क्योंकि एक बात ये भी है कि अगर यहाँ पर वाचन में उसके पास अलग अलग भाषाओं का ज्ञान है, यदि वाचन में उसके पास अलग अलग भाषाओं का ज्ञान है तो वो बढ़िया तरीके से जो है अपने आप को और शानदार तरीके से इसमें डेवलप कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बात कही कि जो भी लिखित रूप में है, अब ये देखा जाएगा कि सामने वाला कौन सी बात को या कौन से माध्यम में लिखी हुई बात को पढ़ने के योग्य हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि इस कौशल में सर्वप्रथम अर्थ को महत्व देते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि इसका जिस्ट यहाँ क्या है, तो इसका जिस्ट जो है वो है आपके पास यहाँ पर अर्थ। क्योंकि पढ़ना तभी आपका सार्थक होता है जब आपने उसका कोई मीनिंग ग्रहण किया हो। यदि आपने दिन भर 12 घंटे पढ़ा और शाम को अगर उसके मीनिंग के रूप में आपके पास कुछ नहीं है तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसको पढ़ा जाए और कौन सी बातें हैं जिसको पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण किया जाए, इस बात को जो है एक अध्यापक को और अध्यापक के साथ साथ यहाँ पर विद्यार्थी को भी इस बात का नॉलेज होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पर उससे रिलेटेड और अगर देखें तो टाइटल आया अपने पास वाचन, तो हम यहाँ पर पठन की बात करें, पढ़ना की बात करें, वाचन की बात करें तो ये जो हमारे पास यहाँ पर है कि जब हमें लिखित बातें स्वयं पढ़नी होती है अथवा किसी को वह बात पढ़कर सुनानी होती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है गाँव में, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक पुस्तिका या कोई त्यौहार विशेष करके होता है तो दौरान पोथी पढ़ने की बात आती है तो वो हम पढ़ते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति उसको सुनता है। हो सकता है कि वो हमारी माता जी, वो हमारी वहाँ दादी हो जिन्होंने यहाँ पर किसी प्रकार का उपवास या व्रत किया हो और वहाँ पर वो जो है हमसे पोथी सुनना चाहती है। तो उस बात को प्रभावपूर्ण शुद्ध उच्चारण के साथ मधुर वाणी में जब अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि इसको हम वाचन के नाम से जानते हैं। फिर एक बात और है कि पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध, पहले से जो भी हमारे पास यहाँ पर हैं, श्रुत मतलब सुनना, जो लिपिबद्ध यहाँ पर जो भी हमारे पास सिंबल है, बातें हैं, इसको जब हम पढ़ करके जब अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसको हम जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास यहाँ पर वाचन कहलाता है। और जिंदगी के हर पड़ाव पर जब आप घर से बाहर निकलते हो, घर से आप बाहर निकलते हो तो उस कॉन्टेक्स्ट में एक आपके पास यहाँ पर कि साउंड सिग्नलों को ग्रहण करना, तो एक तो आपके पास यहाँ पर श्रवण वाला कॉन्सेप्ट आता है और दूसरा जो है वो आपके पास यहाँ पर वाचन वाला कि कुछ बातें लिखी हुई है
तो उसको जो है आप यहाँ पर कैसे ग्रहण करोगे कि वो क्या देना चाहता है, किस दिशा में भेजना चाहता है, आप कहाँ जाना चाहते हो, किधर की तरफ ले जाएगा, वो बातें कहीं ना कहीं यहाँ पर डिपेंड करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ से बढ़े आगे की तरफ, उन्होंने कहा कि वाचन का महत्व, ये पॉइंट ऐसा है जिसको याद नहीं करना है। बस ये है कि जिंदगी में आप ये देखो कि वाचन को छोड़ो, आप पठन को छोड़ो, आप पढ़ना को छोड़ो, आप ये देखो कि जिंदगी में पढ़ता क्यों हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो उसने कहा कि वर्तमान में आप जिस प्रकार के एग्जाम शेड्यूल में बैठे हुए हो, ठीक है, कक्षा कक्ष की सहायता से अपने विचारों को ग्रहण कर लिया, वो श्रवण की सहायता से कर लिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको पढ़ना भी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर वाचन का महत्व है। तो आंसर आता हुआ दिखाता है यस। तो आपने कहा कि क्यों, तो मेरे को यहाँ पर जिस भी कंपटीशन एग्जाम में भाग लेना है उसमें मेरे को टक्कर देनी है और उसके लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरा पॉइंट उसने कहा कि हमें ये जो वाचन होता है ये गंभीर अध्ययन के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहन देता है। फिर बात यहाँ पर आई कि कभी कभी हम यहाँ पर जैसे बात कही कि वाचन से हम हमारी सभ्यता का, हम हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर सभ्यता संस्कृति की बात आती हुई दिखाई देती है, तो नो डाउट इतिहास की जो किताबें आपके पास हैं, जो समय के सापेक्ष में आपके पास यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में यदि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कि जीवन में जो हमारे पास लेजर टाइम पीरियड होता है, उस लेजर टाइम पीरियड में हमारे पास कहानियां होती है, उपन्यास होते हैं, और उन जो भी हमारे यहाँ पर लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने मुख्य मुख्य बातें बताई है, और समय के सापेक्ष में हम उन तत्कालीन समय को जानना चाहते हैं। तो जब अगर हम यहाँ पर तत्कालीन समय को जानना चाहते हैं तो कहानियों को, उपन्यासों का वाचन करके भी जो है कहीं ना कहीं हमको आनंद प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ से मेन बात है कि वाचन के मुख्य रूप से हम यहाँ पर प्रकारों की बात करें तो बात आती है 3, जिसमें एक आया आपके पास यहाँ पर सस्वर वाचन, एक है आपके पास मौन वाचन, एक है आपके पास यहाँ पर द्रुत वाचन। तो ये सस्वर वाचन होता क्या है, किस प्रकार किया जाता है, मौन वाचन होता क्या है, क्या करने का फायदा है, द्रुत वाचन क्यों करते हैं, क्या करने का फायदा है। पढ़ते तो हैं आपने आपकी जिंदगी में सस्वर वाचन भी किया है, क्या इसके भी टाइप्स होते हैं। आपने आपकी जिंदगी में मौन वाचन भी किया है, और समय के सापेक्ष में जब एग्जामिनेशन टाइम पास आता है तो आपने यहां पर द्रुत वाला वाचन भी जो है किया है। सबसे पहले हमारे पास बात है यहां पर सस्वर वाचन की। तो उसने कहा सस्वर, तो किसी भी पाठ्य सामग्री पुस्तक को ध्वनि सहित उच्चारण करके पढ़ना। और बहुत सारे लोगों को जब अगर विचारों को ग्रहण करना होता है तो उन्होंने कहा कि यदि हम मौन वाचन करके दिन भर पढ़ते रहे तो कुछ समझ में नहीं आता, तो हम यहाँ पर अगर बोलेंगे तो बोलने से जो है वो हमको यहाँ पर चीजें याद हो जाती हैं। तो ये टाइटल आपके पास ही यहाँ पर कि सहित उच्चारण करके पढ़ा जाए, अथवा ध्वनि युक्त जो हमारे पास शब्द होते हैं उनको जो है कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों को तो सुनाई दे, साथ ही साथ खुद को भी सुनाई देती है। तो वो बात हमारे पास यहाँ पर जिस नाम से जानी और पहचानी जाती है उसको हम यहाँ पर सस्वर वाचन कहते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ये जो है आपके पास 2 प्रकार में जाएगा, एक आपके पास आदर्श वाचन में और एक आपके पास अनुकरण वाचन में। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है अगला पॉइंट, इसमें सस्वर वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन, जिसमें यहाँ पर काम की बात यह है कि ये केवल अध्यापक के द्वारा किया जाता है, और विशेष करके पाठ को समझाने से पहले विद्यार्थियों के सामने कोई एक आइडियल बात अपनी जो है वो रखना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब हमको बात अगर आती हुई दिखाई दे कि किसके द्वारा किया जाता है तो इसका उत्तर है कि यह अध्यापक के द्वारा किया जाता है। उसने कहा कि पाठ को शुरू करने से पहले उसका जो पूर्व ज्ञान होता है उससे संबंध करने के लिए या उससे संबंधित करने के लिए यहाँ पर एक अध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन का काम किया जाता है। फिर बात आती है यहाँ पर अनुकरण वाचन। नाम से स्पष्ट है कि अध्यापक द्वारा किए जाने वाले वाचन के तत्पश्चात विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला वाचन कि अध्यापक ने यहाँ पर किस प्रकार से उसका वाचन किया और विद्यार्थियों ने उसको सुना, और तत्पश्चात जस्ट उसके बाद जो है जब अगर वो वहां पर उसका अनुकरण करा और अनुकरण करने के बाद में वो उसका वाचन करते हैं तो उसको जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है, तो उसको जो है हम यहाँ पर अनुकरण वाचन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है यहाँ पर मौन वाचन की। जिंदगी के पड़ाव में मौन वाचन का भी महत्व है, तो जिंदगी के पड़ाव में सस्वर वाचन का भी महत्व है। दोनों ही बातें अपनी जगह जो है वो यहाँ पर काम किए। मौन वाचन में आपके लिए जो है वो यहाँ पर काम के 2 वर्ड इसमें रहेंगे।
और पहला इसमें वर्ड आपके लिए काम का ये हो सकता है कि जब भी अगर हमको यहाँ पर किसी बात को बढ़िया तरीके से समझना, अंडरस्टैंड करना हो, तो उसके लिए जीवन के पड़ाव में आपके पास यहाँ पर मौन वाचन का महत्व है। दूसरा कि मौन वाचन में एक बात और भी आती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ने की गति होती है वो बड़ी तेज हो जाती है। यहाँ पर इस दो बातों को जो है इसमें यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है कि जो भी लिखित बातें हैं उसको जो है हम यहाँ पर बिना उच्चारण किए शांतिपूर्वक पढ़ना ही क्या कहलाता है, तो उसको हम यहाँ पर मौन वाचन के नाम से या मौन पठन के नाम से जानते हैं। इससे ज्यादा जो है आपको इसमें यहाँ पर और याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर बात आई यहाँ पर द्रुत वाचन की। नाम ही है द्रुत। द्रुत का मतलब जो है वो आपके पास यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में जाती है वो बात है आपके पास क्या, तो उसने कहा कि स्पीड। इसका मतलब यहाँ पर क्या, तो स्पीड का मतलब ये होता है कि इस वाचन में अगर हमें कभी कभी जब हमारे पास यहाँ पर समय कम है और बहुत फास्ट गति से विचारों को पढ़ना है, समझना है, तो फास्ट गति से विचारों को पढ़ने समझने के लिए जिसकी आवश्यकता महसूस होगी वो नाम हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो वो हमारे पास यहाँ पर द्रुत वाचन। तो इसका यहाँ पर जो जिस्ट है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, तो वो शीघ्र पढ़ने वाली बात कहीं ना कहीं इसमें आती हुई दिखाई देती है। फिर यहाँ से आगे चलें तो यह है कि वाचन की कई सारी विधियां हैं। हमारे सामने प्रश्न यहीं से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि की जो है वो पठन से, श्रवण से, लेखन से, वाचन से किससे जो है वो संबंधित है, तो उसका उत्तर हमको यहाँ पर देने की आवश्यकता महसूस होती है। जिसमें पहला पॉइंट है आपके पास यहाँ पर स्वर उच्चारण विधि। नाम से स्पष्ट है स्वर उच्चारण विधि। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अक्षर व शब्द की ध्वनि को महत्व दिया जाता है कि किस प्रकार से उसका उच्चारण किया गया। क्योंकि यहाँ पर जब अगर उच्चारण की हम बात करें तो जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर आपके पास चाहे व्यंजनों का हो, सबका अलग अलग पॉइंट है कि कौन कंठ से निकल रहा है, कौन तालु से निकल रहा है, कौन मूर्धन्य से निकल रहा है। स्वरों की बात करें तो उनमें भी वहां पर उस प्रकार की बात है। तो उसने यहाँ इसमें कहा कि अक्षर व शब्द की जो ध्वनि होती है उस पर महत्व दिया जाता है कि उसका प्रॉपर उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तो उसको जो है हम यहाँ पर इसके अंदर रखते हुए दिखाई देते हैं। फिर बात आई यहाँ पर अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब अगर उसके पास यहाँ पर ये बात है दो, एक टाइटल ये है, एक टाइटल ये है, इन दो का जो है उसने यहाँ पर कनेक्शन किया तो कनेक्शन जो है वो इस रूप में आता हुआ दिखाई दिया। तो टाइटल ये है कि अक्षर बोध विधि, वर्ण बोध विधि, वर्णों की सहायता से, अक्षरों की सहायता से एक एक जो उसमें अलग अलग लिखे रहते हैं, जो प्राथमिक लेवल की कक्षाओं में आपने जो बुक्स होती हैं उसमें वहां पर देखा है, तो वहां पर जो अलग अलग वर्ण लिखे उन अलग अलग वर्णों को धीरे धीरे जोड़ना, उसको जो है कहीं ना कहीं सिखाना, उस बात को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाती है, तो वो हमारे पास यहाँ पर आता हुआ दिखाता है अक्षर बोध विधि। यदि उसको यहाँ पर एक नया कोई शब्द देना है तो उसमें जो है इस प्रकार से अलग अलग जो है वो लिखे हुए हैं आपके पास यहाँ पर वर्ण अक्षर, और इनको जब अगर जोड़ देगा तो फिर जोड़ करके जब पढ़ने की बात अगर आती हुई दिखाई देगी तो वो टाइटल आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा, तो वो टाइटल जो है हमारे पास यहाँ पर कमल के नाम से जाना जाएगा। तो अक्षर बोध विधि में हमने क्या किया, तो हमारे पास अक्षर है, हमारे पास वर्ण है, उनको हम यहाँ पर सबको इकट्ठा करते हैं और फिर उनका वाचन करने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। फिर बात आई यहाँ पर अनुकरण विधि। तो उन्होंने कहा कि ये जो अनुकरण विधि है, एक तो हमारे पास अनुकरण वाचन भी हो गया, एक हमारे पास अनुकरण विधि भी हो गई। तो उन्होंने कहा कि इस अनुकरण का सबसे बेस्ट और शानदार वाला काम तो इसकी जरूरत पड़ती है हमको अंग्रेजी में। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर किसी विद्यार्थी को ये कहा कि इसको जो है पढ़ो, तो जब अगर वो इसको यहाँ पर पढ़ेगा तो इसको जो है प्रोनाउंसिएशन मैंने उसको कहा कि इसको जो है आपको पढ़ना है ये। अब अगर मेरे पास यहाँ पर ये आ गया और मैं इसको कहूं कि इसको जो है यहाँ पर ये पढ़, तो उसके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा, क्यों? तो इसीलिए जब अगर हम यहाँ पर हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ये जो देवनागरी लिपि इसको साइंटिफिक लिपि मानने के पीछे कारण यही है कि इसको जैसा बोला जाता है वैसा लिखा भी जाता है, लेकिन आपके पैरेलल एक जो आपके पास यहाँ पर दूसरी भाषा आती हुई दिखाई देती है, वहां पर कहीं ना कहीं ये जो है डिफॉल्ट वाले पॉइंट में जाता है। तो इसलिए प्रॉपर वहां सुनना जरूरी है। यदि वहां नहीं सुना होगा ना तो इतने बेहतरीन और शानदार वाले
प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इतने बेहतरीन और शानदार वाले प्रोनाउंसिएशन निकलते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, कब कहाँ कौन क्या पढ़ जाए क्या भरोसा। तो ये टाइटल आपके पास यहाँ पर उन्होंने कहा कि विशेष करके, हालांकि अपनी भाषा में भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने कहा कि इंग्लिश में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर बात आई देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि में यहाँ पर बेसिकली इनका जो मेन मैटर रहता है वो रहता है यहाँ पर कोई पिक्चर, कोई वस्तु, कोई आइटम, तो उनको देख करके यदि उससे वहां पर फिर कहेंगे कि चलो बताओ, अगर यहां पर इस प्रकार का उसके सामने आ गया, ये टाइटल अगर आ गया तो उससे जो है ये पूछा गया कि ये किसका उदाहरण है यहां पर, तो कहीं ना कहीं बोलेगा कि पेड़ का, वृक्ष का। अगर यहां पर उसके पास आपने इस प्रकार का अगर दिखा दिया तो कहेगा कि ये पेन है, कलम है। अगर वो कहेगा कि ये जो है वो चीज है, क्या है, तो कहेगा ये बोर्ड है। तो टाइटल आपके पास यहां पर देखो और कहो विधि के अंतर्गत उसने कहा पहले देख कि ये क्या है, वस्तु है, चित्र है, इस वस्तु से, इस चित्र से, और फिर शब्दों पर जा। और वाकई में अगर आप कभी कभी इस प्रकार के, इसलिए प्राथमिक लेवल की जो कक्षाएं होती हैं उन प्राथमिक लेवल की कक्षाओं में वहां पर जो आपके पास कंटेंट होता है उसमें पिक्चराइजेशन बहुत है। तो जो पिक्चराइजेशन होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक क्या है, यही तो है कि वो जो है उसको देखेगा, देखते ही उसके मन में जो है वहां पर विचार आएगा और बोलेगा कि ये जो है यहां पर इस प्रकार की वस्तु है। फिर बात आई सामूहिक पाठन विधि या समवेत वाचन। अब उन्होंने कहा कि ये सामूहिक पाठन, नाम से ये समवेत, सभी लोग, तो इसने कहा कि यह प्रणाली बहुत कुछ हद तक जो है वो अनुकरण विधि से मिलती जुलती है, जिसमें शिक्षक पहले यहाँ पर गद्य और पद्य का आदर्श वाचन कर देता है, तत्पश्चात शिक्षक कक्षा के बालकों को सामूहिक रूप से वाचन करने के लिए कहता है और उसमें एक अलग ही प्रकार का अनुभव आता है। और छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा कि आम तौर पर ये जो लंच के बाद का जो पीरियड होता है, क्योंकि बच्चा है, छोटा है, जैसे आप जैसे छोटे बच्चे भी कभी कभी यहाँ पर कक्ष में आराम से जो है वो नींद बना लेते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में वो भी हैं। तो उस दौरान जो है सामान्यतः देखने में ऐसा आया है, जस्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं, लेकिन सामान्यतः देखने में ऐसा आया है कि ये वाला जो काम होता है वो समय किया जाता है ताकि कहीं ना कहीं जो है वो एक्टिव मोड में रहे, पैसिव मोड में न चले जाएं। फिर बात आई यहाँ पर वाक्य शिक्षण विधि। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी हमारे पास यहाँ पर वाचन का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो वैसे तो ठीक है कि हमारे पास स्वर है, व्यंजन है, उससे जो है हम शब्द पर जाएं, शब्द से वाक्य पर जाएं, वो एक अलग आपके पास, या सबसे पहले हम ध्वनि से इसको स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा कि वाक्य शिक्षण विधि में हम यहाँ पर सबसे पहले वाक्य ले आते हैं और उस पूरे वाक्य का वाचन करने के लिए कहते हैं। पर उन्होंने कहा कि इसका एक सबसे बड़ा दोष है। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि जब अगर उसको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तो ये जो वाक्य होगा, इस वाक्य को पूरा रट करके जो है वो अपने लेवल पर ख़त्म कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि इसका अगर ज़्यादा उपयोग न करें तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पर, जिसमें उसने इस प्रकार से जाने का प्रयास किया जहाँ सारी छोटी छोटी बात ले ली कि चाहे ध्वनि हो, चाहे मात्रा हो, स्वर हो, व्यंजन हो, अक्षर हो, वर्ण हो, शब्द हो, और वहाँ से जो है वो आपको वाक्य की सीढ़ी पर पहुँचाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पर साहचर्य विधि। ये याद रखना है आपको, जिसमें यहाँ पर एक नाम आया मारिया मॉन्टेसरी। तो उन्होंने कहा कि साहचर्य विधि को ही हम यहाँ पर ये इसके आविष्कारकर्ता के रूप में मारिया मॉन्टेसरी जो इटली के हैं, इनको जो है इसका यहाँ पर आविष्कारकर्ता मान्यता है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम यहाँ पर इसको मॉन्टेसरी विधि भी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि यह विधि जो है वो यहाँ पर खेल विधि या प्ले मेथड के सिद्धांत पर कहीं ना कहीं आधारित है। तो पहला तो साहचर्य विधि का दूसरा नाम मॉन्टेसरी विधि। साहचर्य विधि के आविष्कारकर्ता कौन? तो मारिया मॉन्टेसरी। फिर यहाँ से अगर हम आगे तरफ जाते हैं तो किस पर बहस जाए तो खेल विधि पर। तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रारंभ में जो कक्षा कक्ष होती है उस कक्षा कक्ष के अंदर बहुत सी वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाता है, और जब बहुत सी वस्तुओं का संग्रह कर लिया जाता है तथा फिर उन वस्तुओं के नामों को अलग अलग गत्तों के कार्डों को आपस में मिला देते हैं। अब यहाँ पर जो भी अलग अलग जितने भी हमने कार्ड बनाए हैं उन कार्ड को कहीं ना कहीं अलग करके जो है फिर उनको मिलाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चा इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर के ये है कि छोटा बच्चा है,
खेलने की आदत उसमें ज़्यादा है तो वो कहीं पैसिव मोड में ना चले जाए, इसलिए जो है वो हमको यहाँ पर ये काम इसमें करना पड़ता है। आपके लिए जो है इसमें यहाँ पर काम का जो टाइटल है वो यही है कि साहचर्य विधि का दूसरा नाम क्या है, इसका आविष्कारकर्ता कौन, ये जो है और ये कौन से भाषा के कौशल से संबंधित हैं, इस बात को लेकर के अच्छे से जो है यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। फिर बात है कहानी विधि, बचपन से ही जानते हैं, दादा दादी ने आपको भी कई बार कहानियाँ सुनाई होगी और उस कहानी के बल पर ही वो कहता है और तो कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। तो ये जो है यहाँ पर कहानी विधि यदि दादा दादी की मुख से सुनी है तो बच्चा भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कहानियाँ सुनाने की बात करता है कि चलो मैं भी जो है उसके सामने कोई चित्र रख दिया, आधा अधूरा कंटेंट रख दिया और उस चित्र के हिसाब से, उस आधे अधूरे कंटेंट के हिसाब से उसको कहा कि चल अब यहाँ पर एक बढ़िया वाली स्टोरी बना करके बता। तो जब अगर वो इस प्रकार का काम करता है तो उसको जो है, क्योंकि कहानी विधि से भी एक क्या होता है, भाव उसमें ऑटोमेटिक आते हैं और कहीं ना कहीं उसमें पठन वाचन वाली बात आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर समवाय विधि। समवाय विधि में यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि करो और सीखो, मतलब इसमें यहाँ पर आया लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, करो और सीखो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रश्न यही है कि समवाय विधि कौन से सिद्धांत पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग। जो लर्निंग बाय डूइंग वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा वाला जो पॉइंट है, उस बेसिक शिक्षा वाले पॉइंट पर ये टाइटल आपके पास वहां पर हाईलाइट होता हुआ दिखाता है। तो इसमें यहाँ पर अपने को जो याद रखना है कि समवाय विधि का संबंध पठन से, समवाय विधि जो है करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है और ये जो है यहाँ पर महात्मा गांधी जी का जो बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन वाला जो पॉइंट है उस पर कहीं ना कहीं बेस्ड होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ध्वनि साम्य विधि। अब ये नाम जो है वो सब ओवरलैप हो रहे हैं। ध्वनि साम्य विधि में इस प्रकार के टाइटल आज भी लगभग आप देखोगे तो कक्षा 5वीं तक की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की बातें आ जाती है, जहां पर समान ध्वनि वाले उनसे उच्चारण करवाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर राम, काम, श्याम, दाम, तो ये जो आपके पास यहाँ पर आया, या फिर आपके पास यहाँ पर आया कर्म, या फिर आपके पास यहाँ पर टाइटल आया सर्म, फिर उसी प्रकार से आपके पास यहाँ पर पॉइंट आया जो है वो जर्म। तो ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास साउंड सिग्नल, जिसमें यहाँ पर ध्वनि साम्य, ध्वनि साउंड का समानता होना और उसके बिहाव पर उनसे वाचन करवाना, उस बात को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहलाती है, तो उसको हम यहाँ पर ध्वनि साम्य विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का कंटेंट यही हम इसको विराम देते हैं और अगला वाला जो इसका एक एस्पेक्ट बचा है उसको अगली क्लास में देखेंगे। जय हिंद।